नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बजट सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की, मोदी सरकार की यूजीसी नीति के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शन की। कल रात को किस व्यक्ति का कॉल आया था जिलाधिकारी महोदय के फोन पे, जिसमें पूरे बोल रहा था पंडित पागल हो गया है। देखेंगे कैसे शंकराचार्य विवाद में अपने ही नेताओं के निशाने पर आई बीजेपी। राहुल और खड़गे के अपमान पर कैसे घिर गए बीजेपी। संविधान को अपमान करने वाले लोग दो अपोजिशन लीडर्स को तीसरे पंक्ति में बिठाते हैं। जानेंगे महाराष्ट्र में शिंदे ने बीजेपी को क्या दिया अल्टीमेटम, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का हुआ ऐलान, 23 फरवरी को मतदान, 27 फरवरी को आएंगे नतीजे। राज्य में आचार संहिता लागू। तेलंगाना में भी नगर पालिका चुनावों की घोषणा, 116 नगर पालिकाओं और 7 निगमों के लिए 11 फरवरी को होगी वोटिंग, 13 को आएंगे नतीजे। बीजेपी सांसद गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की जताई संभावना। भड़की टीएमसी, पार्टी नेता कुणाल घोष का जवाब, संयुक्त राष्ट्र जाएं बीजेपी सांसद। केंद्र सरकार पर मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव के आरोप, पूर्व सीएम कमलनाथ बोले 25 विभागों के लिए केंद्र सरकार ने रोका है फंड, 10 महीने से नहीं आया एक भी पैसा। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 319 अंकों की बढ़त के साथ 81,857 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 126 अंकों के उछाल के साथ 25,175 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 28 जनवरी को शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी सामने आई। विपक्ष ने सरकार पर अपना एजेंडा स्पष्ट न करने का आरोप लगाया, तो वहीं सरकार इस आरोप पर सफाई देती नजर आई। तो क्या कुछ हुआ इस सर्वदलीय बैठक में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विपक्ष के तेवरों से साफ हो गया है कि सरकार के लिए ये सत्र आसान नहीं रहेगा। बजट सत्र के दौरान ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष के तेवर आक्रामक रहेंगे, जो सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। सर्वदलीय बैठक में भी सरकार को इसका एहसास हो गया। कांग्रेस की तरफ से सत्र में रखे जाने वाले विधेयकों पर बात की गई। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने बैठक के बाद कहा कि हमने संसद में लाए जाने वाले विधेयकों और विधायी एजेंसी की जानकारी सरकार से मांगी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं बताया, चुप्पी साध ली गई। ये हर बार हो रहा है। संसदीय परंपराओं का मजाक बनाया जा रहा है। जब सरकार से सवाल किया गया तो बैठक में शामिल मंत्रियों का कहना था कि एजेंडे के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस सांसद ने संसद में मनरेगा का मामला उठाने की बात भी कही है। मनरेगा को लेकर जब संसदीय कार्य मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मनरेगा पर सरकार कोई चर्चा नहीं कराएगी। यानी जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, सरकार उस पर चर्चा से पहले ही भागने की बात कह रही है। रिजिजू का कहना है कि जो कानून बन चुका है उस पर अब चर्चा नहीं होगी, लेकिन विपक्ष भी अड़ा हुआ है कि पहले भी सरकार इस तरह के मामलों में चर्चा कर चुकी है। ऐसे में मनरेगा का मुद्दा उठना तय माना जा रहा है। इसके अलावा भारत यूरोपियन संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर चर्चा की मांग भी की गई है। बीजेपी शासित राज्यों में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया गया है। वहीं अगर बजट सत्र की बात करें तो ये 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र में कुल 30 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन यानी 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिसमें वो सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी। बाद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाएगा। दोनों सदनों में इस पर चर्चा कराई जाएगी। 1 जनवरी को परंपरा के अनुसार बजट पेश होगा। वैसे तो इस दिन रविवार है, लेकिन बजट पेश करने की तारीख फिक्स है, इसलिए बजट रविवार को पेश किया जा रहा है। इस सत्र में जिन विधेयकों पर चर्चा हो सकती है उसमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर सबसे ज्यादा नजरें हैं। ये विधेयक इस वक्त संसदीय समिति के पास है और सरकार बजट सत्र में इसे पेश कर सकती है। दूसरी तरफ सरकार को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई गई, तो 28 जनवरी की सुबह विपक्षी नेताओं की बैठक होगी, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में ही मोदी सरकार को बजट सत्र का ट्रेलर दिखा दिया है। वो सरकार को घेरने की अपनी रणनीति बना चुका है। वैसे इस वक्त जिस मुद्दे पर सरकार बुरी तरह घिर गई है वो है उसकी नई यूजीसी नीति। इसके खिलाफ देश भर में सवर्ण छात्रों और संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आरोप है कि ये नियम भेदभाव बढ़ाने वाले हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है।
तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में इन नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज और छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में सुबह से ही यूजीसी मुख्यालय के बाहर सवर्ण समाज के छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों का आरोप है कि ये नियम भेदभाव बढ़ाने वाले हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक इन नियमों में संशोधन नहीं होता वो पीछे नहीं हटने वाले। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि झूठी शिकायतों के आधार पर इन नियमों के तहत निर्दोषों को फंसाया जा सकता है। यूपी में विरोध की आग सबसे तेज है। प्रदर्शनकारियों ने उन सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भेजने का फैसला किया है जो इस कानून पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेता चुनाव में सवर्णों को याद करते हैं और अब मलाई खा रहे हैं। वहीं बरेली में निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री भी धरने पर बैठ गए, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। सुनिए क्या कुछ बोले हैं अलंकार अग्निहोत्री। धरने पर बैठे हैं, दे दूंगा ना जी सर, आप धरने पर बैठ गए। मैं यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ। कल रात को किस व्यक्ति का कॉल आया था जिलाधिकारी महोदय के फोन पे, जिसमें पूरे बोल रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। कौन सी विचारधारा का ब्राह्मण विचारधारा है? पंडित जो आपसे पंडित के नाम से जो गाली दे रहा है, ऐसी कौन सा विचारधारा व्यक्ति जिसने कॉल किया था कि साला पंडित पागल हो गया है? मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी है, उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र, सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है। करंट जो सरकार के खिलाफ हो चुका है, आप तुरंत से तुरंत गवर्नर बैंक के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करे, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाए। आइए समझते हैं कि ये नियम क्या है जिसे लेकर ये विवाद गरमाया हुआ है। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा। कमेटी में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। ये कमेटी पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिकायतें सुनेगी और उसका निपटारा करेगी। विवाद नियम 3(c) को लेकर है। विरोध करने वालों का कहना है कि यह प्रावधान सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। आरोप है कि यह नियम समानता के नाम पर एक वर्ग को शिक्षा प्रणाली से बाहर करने की साजिश है। वहीं यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने इन याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। वहीं 28 तारीख से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के अंदर से ही इसे लेकर आवाजें उठने लगी हैं। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि नियमों को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो देखना होगा। यूजीसी नीति को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह फंसती दिखाई दे रही है, तो विवाद शंकराचार्य मामले में भी जारी है। एक तरफ प्रशासनिक स्तर पर शंकराचार्य के समर्थन और विरोध का सिलसिला जारी है, तो वहीं बीजेपी के सीनियर नेता उमा भारती ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। शंकराचार्य की पदवी पूछने को उन्होंने सीधे तौर पर मर्यादाओं का उल्लंघन बताया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूपी के माघ मेले से शुरू हुआ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन का विवाद अब एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संकट में बदल गया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के समर्थन में इस्तीफा दिया, जिन्हें बाद में सस्पेंड कर दिया गया। वहीं जवाब में अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने CM योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा सौंप दिया। प्रशांत सिंह का कहना है कि वे मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों से आहत हैं और अब शासन का नमक नहीं खा सकते। सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया। वहीं बीजेपी के सीनियर नेता उमा भारती ने इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, ये प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं और अधिकारों का उल्लंघन किया है। ये अधिकार तो सिर्फ शंकराचार्यों का और विद्वत परिषद का है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर पुलिस ने शंकराचार्य को पालकी में जाने से रोका। प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर उनकी पदवी पर सवाल उठाए, जिसे लेकर शंकराचार्य अड़ गए हैं। यानी ये मामला फिलहाल किसी भी तरह थमता नहीं दिख रहा। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। शंकराचार्य के अपमान पर बीजेपी बुरी तरह फंस गई है, तो राहुल और खरगे के अपमान का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है।
77वें गणतंत्र दिवस समारोह में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी लाइन में बैठाने पर बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है। अब इस पर खड़गे का गुस्सा भी फूट पड़ा और उन्होंने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। तो क्या कुछ बोले हैं खड़गे और क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी पंक्ति में बिठाए जाने पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी नेताओं ने इसे अपमान करार दिया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने भी इसे खुद का और विपक्ष का अपमान करार देते हुए कहा कि मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं, मेरे और राहुल गांधी के पास कैबिनेट रैंक है, लेकिन हमें गणतंत्र दिवस समारोह में तीसरी लाइन में बिठा दिया गया जहां स्टेट मिनिस्टर और बच्चे बैठे थे। इतना ही नहीं, हमने अपने सेक्रेटरीज को भेजकर जगह तलाश की, उनके जरिए पास का इंतजाम किया। सरकार ने संविधान, कांग्रेस, विपक्ष और मेरा अपमान किया है। ऐसा क्यों किया गया, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है, जानबूझकर विपक्ष और कांग्रेस का अपमान किया जा रहा है। हम तो संविधान के बचाने के लिए पूरी हमारी कोशिश है और संविधान को अपमान करने वाले लोग दो अपोजिशन लीडर्स को तीसरे पंक्ति में बिठाते हैं और वो स्टेट मिनिस्टरों के साथ खड़ा करते हैं और स्टेट मिनिस्टर्स के साथ वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलने के लिए भी ठहरे हैं वो लाइन में, तो हमको स्टेट मिनिस्टर्स के लाइन में डाल दिए, बिठाते वक्त भी स्टेट मिनिस्टर के लाइन में डाल दिए। तो ये इतना अपमान अपोजिशन का कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी अक्सर ही किसी न किसी बहाने से कांग्रेस और राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश करती रहती है। बीजेपी के लोगों को राहुल गांधी जी और कांग्रेस पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीसरी पंक्ति में बैठे नजर आए, जिसके चलते बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी पर आरोप लगने लगे कि ऐसा करना सरकार की मानसिकता और विपक्ष के नेताओं की गरिमा के प्रति असम्मान को दिखाता है। और अब इस पूरे मामले पर खुद खड़गे ने अपना गुस्सा जाहिर कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। राहुल और खड़गे के अपमान के खिलाफ विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, तो महाराष्ट्र एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। नगर निगम चुनाव के बाद से ही शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच टकराव बना हुआ है और अब ये दरार इतनी बढ़ गई है कि ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है। इस बात पर मुहर लगाते हुए बीजेपी नेता ने ही शिंदे का वजूद खत्म करने की बात कह दी है, जिसके बाद शिवसेना ने भी अल्टीमेटम दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के बाद महायुति पर संकट गहराता दिख रहा है। खासकर मुंबई में मेयर पद को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, उसने बीजेपी और शिंदे सेना के बीच की दूरियां बढ़ा दी हैं। इस बीच बीजेपी नेता गणेश नाइक ने शिवसेना को खत्म करने की धमकी दे दी है। नाइक ने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना कहा, अगर बीजेपी इजाजत देती है तो हम उनका अस्तित्व खत्म कर सकते हैं। मैं आज ये दोहरा रहा हूं। उनके इस बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी शिंदे के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने वाली है? तो दूसरी तरफ शिंदे गुट भी बीजेपी पर पलटवार करने में पीछे नहीं है। शिंदे गुट ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। शिवसेना के नेता और राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा है कि कौन शिंदे को खत्म करने की बात कर रहा है। शिंदे नवी मुंबई की पहाड़ियां या रेत नहीं है जिन्हें खत्म किया जा सके। हम वो हैं जो साहस के साथ खड़े हैं। शिंदे को कम नहीं आंका जा सकता। आज बीजेपी सत्ता में है, सत्ता के घमंड में दिख रही है, लेकिन बीजेपी को यह सत्ता हमारी कुर्बानियों की बदौलत मिली है। बीजेपी आज सत्ता में सिर्फ इसलिए है क्योंकि शिंदे ने 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी। अगर कोई हमें खत्म करने की बात करता है तो हम इसे सहन नहीं करेंगे। वहीं शिंदे के करीबी और राज्य के पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि अगर हमारी पार्टी इजाजत देती है तो हमारा रुख वही रहेगा। जब उनकी पार्टी कोई रुख अपनाएगी तो हम भी उचित जवाब देंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के अपने ही सहयोगी उसके खिलाफ हो गए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ विरोधी दल एकजुट दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावों की घोषणा से पहले एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। सीएम ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हैं और अब उन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी साथ मिल गया है, जिसके बाद आगामी चुनाव बहुत दिलचस्प होता नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के विरोधी दल एकजुट हो गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर सीएम ममता बनर्जी के सपोर्ट में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। जितनी तकलीफ और परेशानी ये चुनाव को लेकर दे सकते थे, एसआईआर की सच्चाई तो ये है कि हकीकत में इसे पश्चिम बंगाल के लिए लाए हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन ये जानबूझकर एसआईआर के जरिए आम लोगों को परेशान कर रही है। उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा वोट काटने का है। एसआईआर एनआरसी था
क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तुम वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग को बीजेपी का संगठन बता दिया। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी को लगता है इनको आगे करके लड़ा जा सकता है, वो इनको आगे कर देते हैं। पूरा महाराष्ट्र इन्होंने ऐसे ही जीता है। अखिलेश के बयान ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। विरोधी दलों के साथ आने से चुनाव जीतना उसके लिए और मुश्किल नजर आ रहा है। इस मुलाकात को लेकर टीएमसी ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत संवैधानिक मूल्यों, संघवाद और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का आभार जताया। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि सीएम ममता बनर्जी चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। वो 28 जनवरी को दिल्ली का दौरा कर सकती हैं, जहां वो बजट सत्र के लिए इकट्ठे हुए विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है, तो चर्चा भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक समझौते की भी हो रही है। दोनों पक्षों ने लगभग 18 साल बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो भारत और यूरोप के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन अमेरिका इस ट्रेड डील पर भड़का हुआ है। तो इस ऐतिहासिक समझौते में क्या कुछ है खास, और इसका भारत को कैसे होगा फायदा, दुनिया पर इसका क्या होगा असर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार व्यापार समझौता हो गया है। दिल्ली में आयोजित 16वें भारत और ईयू समिट के दौरान इसका ऐलान किया गया। इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स यानी सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा बताया जा रहा है। ये समझौता इसलिए बेहद अहम है क्योंकि ईयू दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत इस सूची में चौथे नंबर पर है। दोनों मिलकर वैश्विक जीडीपी का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा रखते हैं। ऐसे में अब इस समझौते से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के नए आयाम तय होंगे। डील के बाद दोनों देशों ने ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 0 कर दिया है या फिर टैरिफ को कम कर दिया है। अब बात करें इस डील से भारत को मिलने वाले फायदों की, तो भारत में यूरोपीय कारें जैसे BMW, मर्सिडीज, इन पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों के करीब 90% सामान अब टैक्स फ्री होंगे। यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है, इसे घटाकर 20 से 30% किया जाएगा। जैतून के तेल, मार्जरीन और वनस्पति तेलों पर लगे शुल्क समाप्त किए जाएंगे। फलों के रस और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स खत्म किए जाएंगे। एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट पर लगने वाले टैरिफ को 0 कर दिया गया है। अगले 2 साल में यूरोपीय संघ 500 मिलियन यूरो की मदद देगा, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने में भारत को मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत को एक्सपोर्ट होने वाले यूरोपीय संघ के 90% से ज्यादा सामानों पर लगने वाले टैरिफ या तो खत्म कर दिए जाएंगे या कम कर दिए जाएंगे। दोनों देशों की इस डील से उनकी चीन और अमेरिका पर निर्भरता कम होगी। दोनों ही पक्षों ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर खुशी जताई है, लेकिन अमेरिका इस पर भड़का हुआ है। उसका कहना है कि यूरोपीय संघ ऐसा करके खुद के खिलाफ जंग को फंड कर रहा है, लेकिन इसे अमेरिका की बौखलाहट के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ वक्त से यूरोप और अमेरिका में ठनी हुई है। ऐसे में यूरोप का एशियाई देशों की तरफ झुकाव अमेरिका की चिंता बढ़ा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मोदी और योगी सरकार दोनों ही मुश्किल में हैं। उनके लिए रोज रोज कोई ना कोई नया मुद्दा सिर दर्द बन रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि पिछला वाला मुद्दा चल रहा है, नया कोई मुद्दा आ गया तो पिछला वाला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए ना, शंकराचार्य का मुद्दा जिस तरह से खड़ा हुआ तो वो अब बराबर ही बढ़ता ही चला जा रहा है। उसके बाद में यूजीसी का मुद्दा है तो लगा कि वो शांत हो जाएगा, लेकिन अब दोनों ही प्लीज सब्सक्राइब यूपी सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए ही सिरदर्द की बात बन चुके हैं। लेकिन उनके कई सारे नेता इससे बिल्कुल ही बेखबर हैं और वो अपनी मनमर्जी से जैसी भी बयानबाजी कर रहे हैं वो देते चले जा रहे हैं। उनको शायद एक कामयाब जो मुद्दा, एक उनका फॉर्मूला आया है बीजेपी का चुनाव जीतने का कि 10 किलो अनाज और 10,000 रुपए, ये
सबसे आजमाया हुआ मुद्दा हो गया है, जीत का सबसे आजमाया हुआ फॉर्मूला हो गया है। इसलिए हो सकता है कि वो उस पर भरोसा कर रहे हो, क्योंकि भरोसा हमेशा आजमाए हुए फॉर्मूले पर ही तो होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।